आज की इस वीडियो में हम एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को भी देखेंगे कि वो हमें एंट्रोपी के बारे में क्या बताता है। चलें, सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज़ पॉसिबल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, लेकिन एनर्जी ना क्रिएट की जा सकती है और ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय की जा सकती है, और जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। यानी पॉसिबल क्या है कि एनर्जी अगर वो किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है तो वो उस में हीट की फॉर्म में ऐड हो सकती है या बाहर जा सकती है, या वो वर्क डन की फॉर्म में चेंज हो सकती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। यानी कि पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है। और वो तीन फॉर्म्स कौन सी हैं? इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, थर्मल एनर्जी, या इसके अलावा कोई दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी। जबकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताता है कि व्हाट इज़ प्रोबेबल। अब ये हमें कैसे बताता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसको हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे कि वो कैसे इंफॉर्मेशन देता है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर जो एंट्रोपी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिस्टम। अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम इसको इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको बोल्ट्जमैन एंट्रोपी इक्वेशन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो ओमेगा है ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिस्टम है, और जो के बी जो है वो एक कांस्टेंट है, और इसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। चलें, एंट्रोपी को समझने से पहले हम एक फिजिकल सिस्टम की एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक वीडियो है, इस वीडियो को देखते हैं। आपने देखा कि इस वीडियो में एक बॉल थी जो कि बाउंस कर रही थी फ्लोर के ऊपर। तो अब हो क्या रहा है कि बॉल जो है वो जब फ्लोर के ऊपर गिरी है तो उसने अपनी एनर्जी जो कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में थी एनर्जी, उसने वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी है फ्लोर में की सरफेस के ऊपर जो एटम्स मौजूद थे उनको। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसके मुताबिक पॉसिबल जो था वो तो हो गया। यानी क्या पॉसिबल है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। चलें, अब हम इसको एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। अब हम इसी प्रोसेस को, ये जो हमने अभी प्रोसेस एक वीडियो देखी थी, इसी वीडियो को हम इसको किसी और वे से देखते हैं। चलें, अब एक दफ़ा तीसरी दफ़ा भी देखते हैं। अब हो क्या रहा है इस सेकंड वीडियो में? क्या हो रहा है? पहली वीडियो जो थी वो फॉरवर्ड थी, यानी बॉल जो है वो फ्लोर के ऊपर बाउंस कर रही है। सेकंड वीडियो जो थी वो बैकवर्ड थी, उसमें बॉल जो है वो फ्लोर के ऊपर बाउंस करके वापस जा रही है उस पोजीशन के ऊपर जहाँ से उसने फॉल किया था। अब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसका बाउंस करना है ये तो पॉसिबल है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो कि एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है वो होल्ड करता है जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो फॉल कर रही है। जब बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रही है, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन होल्ड कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है। अगर आप
एनर्जी देखें फ्लोर की और बॉल की, तो जो बैकवर्ड डायरेक्शन से पहले थी वही जब वो बिल्कुल इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा तो तब जो एनर्जी होगी वो दोनों सेम होंगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी बॉल के फॉल करने से पहले जो टोटल एनर्जी थी, इसी तरह जब वो एंड में बाउंस करने के बाद स्टॉप कर जाती है वहाँ पर जो टोटल एनर्जी थी वो भी कांस्टेंट होगी। तो चाहे हम इस प्रोसेस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखें या इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में देखें, इन दोनों डायरेक्शन में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है जो कि एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है वो होल्ड करता है। वो आपको ये बता रहा है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व ही है इन दोनों प्रोसेसेस में। चलें हम इन दोनों प्रोसेसेस को एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। अब आपने देखा कि लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में ऐसा होता है कि अगर हम किसी बॉल को किसी हाइट से फॉल करवाते हैं तो वो बाउंस करती है। एक फर्श के ऊपर पड़ी हुई बॉल खुद ब खुद बाउंस करके किसी हाइट पर नहीं जाती है। यानी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला जो प्रोसेस है ये तो पॉसिबल है नेचुरल हमारी जो डेली लाइफ है, रियल लाइफ है, लेकिन जो बैकवर्ड वाला प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं है अनटिल के हम कोई एक्सटर्नल फैक्टर यूज़ करें जिसकी वजह से उसे स्टिमुलेट करें बॉल को और वो फिर मजबूर हो इस किस्म की मोशन करने के लिए। तो ये बैकवर्ड में रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि फिजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो एक डायरेक्शन में तो होते हैं लेकिन वो दूसरी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होते हैं? यानी वो एक ही डायरेक्शन में क्यों होते हैं, वो बैकवर्ड में क्यों नहीं होते हैं? तो इसको इसका जवाब हमें एंट्रोपी देती है। इसका जवाब हमें एंट्रोपी देती है। एंट्रोपी हमें ये बताती है कि ये अगर इस डायरेक्शन में ये प्रोसेस हो रहा है तो वो ये क्यों हो रहा है, और इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में ये प्रोसेस अगर नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन देगी वो एंट्रोपी देगी। चले हम कुछ मज़ीद फिज़िकल सिस्टम की जो हैं वो यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब वो किसी पंक्चर ट्यूब में से हवा जो है वो बाहर को निकलती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाहर की हवा जो है वो पंक्चर ट्यूब में एंटर हो, हमेशा ट्यूब की हवा जो है वो बाहर निकलती है। यानी ये भी वन डायरेक्शन प्रोसेस है, बैकवर्ड नहीं पॉसिबल। मेल्टिंग ऑफ आइस, जी, आप आइस रख दें वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो वाटर है वो खुद ब खुद आइस में कन्वर्ट हो जाए अनलेस कि हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज करें कोई रेफ्रिजरेटर बना के जिसके ऊपर हम एक्सटर्नल वर्क डन करते हैं। खुद से ये स्पॉन्टेनियसली ये प्रोसेस नहीं होता है। स्प्रेडिंग ऑफ क्रीम इन अ कॉफ़ी, एक कॉफ़ी में आप क्रीम डालते हैं तो वो स्प्रेड करती है, तो ये भी वन डायरेक्शन प्रोसेस है, बैकवर्ड नहीं पॉसिबल। कूलिंग डाउन ऑफ टी इन अ कप, आप चाय पीने लगे हैं, आपने चाय का कप रख दिया है, आप 10 मिनट उसे कमरे में पड़ा रहने दे, थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाएगा। उसका टेम्परेचर डाउन क्यों हुआ है, उसका टेम्परेचर बढ़ा क्यों नहीं है, वो पहले से ज़्यादा टेम्परेचर पे क्यों नहीं चला गया टी कप। तो ये सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमारे इर्द गिर्द होते हैं, और इनका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। इनका रिवर्स तभी पॉसिबल है कि हम कोई एक्सटर्नल फैक्टर या कोई स्टिमुलस जो है जब तक नहीं आएगा। अब ये सारे प्रोसेसेस क्यों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, एंट्रोपी हमें इसका जवाब देगी। Why such physical processes always happen in one direction but not in the backward direction? The answer lies in the second law of thermodynamics, which tells us about the entropy of a closed system. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें एंट्रोपी के बारे में बताएगा। तो इस तरह जो आंसर है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में छुपा हुआ है। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अगर हम थर्मोडाइनमिक्स की टर्म्स में उसे बात करें तो वो ये है कि नो साइक्लिक प्रोसेस कन्वर्ट हीट इनटू यूजफुल वर्क विद 100% एफिशिएंसी।
यानी अगर वो 100% एफिशिएंसी से वर्क में कन्वर्ट नहीं करता है और उसकी एफिशिएंसी 100 से लेस है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो ज़ाया हो रही है। तो फिर ये प्रोसेस जो है वो रिवर्सेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर वही प्रोसेस बैकवर्ड होना चाहे, यानी बॉल ज़मीन के ऊपर गिरेगी, तो अगर वो ज़मीन से वापस उस हाइट पर जाना चाहे तो उसको जो एनर्जी चाहिए वो 100% अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एफिशिएंसी किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की 100% नहीं है। ये हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है। इस वजह से वो रिवर्स में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ एनर्जी ज़ाया हो जाएगी तो वो रिवर्स में होने के लिए उसको तो उतनी ही एनर्जी चाहिए। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग टोटल हीट टोटल जो एनर्जी है वो कंजर्व ही रहेगी, यानी जो एनर्जी ज़ाया हुई है वो ज़ाया भी किसी एनर्जी की फॉर्म में होगी। तो इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होल्ड करेगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बता रहा है कि वो रिवर्सेबल प्रोसेस नहीं हो सकता, वो बैकवर्ड नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं है। तो इंजन्स की एग्जांपल फिर दी जाती है थर्मोडायनामिक्स के अंदर, लेकिन हम इंजन को डिस्कस नहीं करेंगे, हम किसी और एंगल से देखने की कोशिश करेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें एंट्रोपी के बारे में क्यों बताता है और क्या बताता है। चलें, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को हम दोबारा मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट के कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। अब मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी के वीडियोस में देखा था, तो हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो हम एक मैक्रोस्टेट कंसीडर करते हैं। हम कहते हैं हमारे पास दो एटम्स हैं, सिंपल सादा सी मैक्रोस्टेट है। दो एटम्स हैं जिसमें 4 क्वांटा ऑफ एनर्जी हैं। अब ये एटम ए है आपके पास और ये एटम बी है, और ये उनकी मल्टीप्लिसिटी है। मल्टीप्लिसिटी क्या है जी? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जो होंगी वो उसकी मल्टीप्लिसिटी होगी। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिसिटी है, और उस मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी आएगी हर मैक्रोस्टेट की, जो कि यहाँ पर 5 होंगी, 1 2 3 4 और ये 5, तो हर एक की डिफरेंट प्रोबेबिलिटी आ रही है। अब ये जो हमारे पास माइक्रोस्टेट्स आई हैं इन सब की प्रोबेबिलिटी एक जैसी है, लेकिन जो मैक्रो स्टेट्स हैं ये वाली 5 जो मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी नहीं है। अगर मैं इनको ग्राफ की फॉर्म में ड्रा करूँ तो मेरे पास ये राइट साइड पे एक ग्राफ है जिसमें से जो एवरेज बिहेवियर है उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम हो, यानी एवरेज एनर्जी दोनों एटम्स के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है, उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। यानी प्रोबेबिलिटी कब मैक्सिमम है? जब उसकी मल्टीप्लिसिटी हायर है। मल्टीप्लिसिटी हायर का मतलब है कि उसके पास जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं वो मैक्सिमम है, और यही स्टेट जो है चूंकि इसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट मैक्सिमम है, तो इसी वजह से प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है। और इसी स्टेट को जिसके लिए माइक्रोस्टेट ज़्यादा हो और प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो हम कहेंगे सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब अगर हमारे पास बहुत लार्ज नंबर का एक सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज़्यादा लार्ज हैं, तो हम देखते हैं कि जो द इक्विलिब्रियम स्टेट या जो द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट इज़ द ओनली प्रैक्टिकली सर्टन स्टेट ऑफ द सिस्टम, यानी वो सर्टन स्टेट होगी जो कि सिस्टम उस जिसमें जा सकता है। अब हम चूंकि दो एटम्स और 4 एनर्जी क्वांटा वाला नहीं ले रहे, तो इस टेबल का इतना रोल नहीं है। अब हम इस ग्राफ को देखेंगे जिसमें आप देखेंगे पीक है, यहाँ पर हाईएस्ट आपके पास क्या होगी? मल्टीप्लिसिटी होगी। चलिए मैं इसको ओमेगा से शो करता हूँ मल्टीप्लिसिटी को, और प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी को मैं W से शो करता हूँ, तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिसिटी ये दोनों मैक्सिमम होंगी। अब प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले जो फार्मूला था, यानी उसको
प्रोबेबिलिटी को, एंट्रोपी को प्रोबेबिलिटी के साथ कनेक्ट करना का जो फार्मूला सबसे पहले लुडविग बोल्ट्जमैन ने दिया था। अब लुडविग बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग द एंट्रोपी इज प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ दैट स्टेट, यानी जो एंट्रोपी S है वो प्रोपोर्शनल होगी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ दैट सिस्टम। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे, कोई कांस्टेंट आएगा तो यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो ये बहुत फेमस इक्वेशन है बोल्ट्जमैन की। यानी अब हमें पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी के दरमियान रिलेशन क्या है, और हमें ये भी पता है कि प्रोबेबिलिटी और माइक्रोस्टेट्स के दरमियान रिलेशन क्या है। तो जो प्रोबेबिलिटी और माइक्रोस्टेट के दरमियान रिलेशन है, और इसी तरह जो माइक्रोस्टेट या मल्टीप्लिसिटी है उसका रिलेशन हम एंट्रोपी के साथ भी इस इक्वेशन के तहत ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी है वो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ मल्टीप्लिसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, जिस तरह प्रोबेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से हमारे पास एक मल्टीप्लिसिटी जो है एक फार्मूले के फॉर्म में एंट्रोपी से रिलेट हो रही है, जो कि हमें लुडविग बोल्ट्जमैन ने सबसे पहले दिया था। चलिए अब देखते हैं, हमें फार्मूला तो पता चल गया कि एंट्रोपी जो है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल है किसके, मल्टीप्लिसिटी ऑफ दैट सिस्टम के। तो अब एंट्रोपी में एक्चुअल में है क्या, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो लुडविग बोल्ट्जमैन ने जो है वो फेमस फार्मूला दिया था, और ये लुडविग बोल्ट्जमैन की टूम स्टोन के ऊपर भी लिखा हुआ है, यानी उसकी कबर के ऊपर जो कतबा है उसके ऊपर ये फेमस फार्मूला यहाँ पर ये देखें आपको नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ है, जिसमें उसने ये कहा था कि जो एंट्रोपी है वो प्रोपोर्शनल है लॉगरिथम ऑफ द प्रोबेबिलिटी के। ये उसकी टूमस्टोन के ऊपर लिखा हुआ है। अब लुडविग बोल्ट्जमैन जो है इसका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम है, और ये इसने बेसिस रखी थी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की। और जब ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में अपनी थ्योरीज देता था तो इसको बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा था। बहुत सारे लोगों ने इसकी थ्योरीज को मानना नहीं माना था, जिसकी वजह से और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होती थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा मेंटल यानी कि उसका डिस्टर्ब हो गया, और फिर इसने सुसाइड कर ली थी अपने जो कोलीग्स थे उनके रवैये से तंग आके। लेकिन ये फार्मूला जो एंट्रोपी को प्रोबेबिलिटी से रिलेट करता है, ये इतना इम्पोर्टेंट और इतना फेमस फार्मूला है कि ये उसकी टूमस्टोन के ऊपर भी लिखा गया है। लेकिन इसकी वफ़ात के बाद जो है इस फार्मूले की अहमियत का अंदाज़ा हुआ, और उसके बाद फिर इसके स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के कंसेप्ट को के लिहाज से फ़िज़िकल सिस्टम को जब स्टडी किया गया तो पता चला कि इसकी थ्योरीज जो थी वो वैलिड थी। तो चलें अब हम यहाँ से देखते हैं कि व्हाट इज़ entropy. It is the number of ways in which energy can redistribute in a system. यानी एंट्रोपी हमें ये बताती है कि वो कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिनके तहत एनर्जी जो है वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। इट इज़ द मेजर ऑफ नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स और मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, एक्सेसिबल से मुराद ये हैं कि माइक्रोस्टेट तो बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन एनर्जी के लिए जो सी अवेलेबल हैं, अगर एनर्जी क्वांटाइज्ड है और उसकी कोई एक फिक्स्ड वैल्यू है तो वो एक सर्टेन लेवल में तो जा सकता है, उसे हायर में नहीं जा सकता। तो जो एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं उसका मेजर है। फिर एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी, जो कि लुडविग बोल्ट्जमैन का फार्मूला भी है। अब तो समहाउ इट इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। अब ये किसी हद तक मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर है, समहाउ ये ट्रू है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा यानी कि पसंद नहीं किया जाता साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर, जहाँ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जहाँ पे जो और डिग्री ऑफ डिसऑर्डर जो है वो बढ़ता नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी एंट्रोपी जो है वो हाई होती है। मसलन अगर आप आइस देखें और वाटर देखें तो आप देखेंगे इनमें से आइस की जो में डिसऑर्डर ज़्यादा है या वाटर में डिसऑर्डर ज़्यादा है।
तो अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि आइस में डिसऑर्डर ज़्यादा है, जबकि वाटर जो है उसमें ऑर्डर है। तो लेकिन बज़ाहिर देखने में तो आइस में डिसऑर्डर नज़र आता है, लेकिन आइस जब मेल्ट करती है तो वो वाटर में कन्वर्ट होती है। वाटर आइस में स्पॉन्टेनियसली नहीं जाता है, तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डर समहाउ जो है वो इतना एक्यूरेटली एंट्रोपी को डिफाइन नहीं करती है। तो ये पहली जो 3 डेफिनेशंस हैं ये एनएफ है एंट्रोपी को डिस्क्राइब करने के लिए। अब एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि जब हम बहुत लार्ज नंबर के रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से डील करते हैं तो जो हाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होती है वही फिजिकली प्लॉजिबल डिस्ट्रीब्यूशन या फिजिकली प्लॉजिबल पॉसिबिलिटी होती है। एंट्रोपी जो है वो फिज़िकल प्रोसेस को जो कि स्पॉन्टेनियस हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़फुल है। एंट्रोपी जो है वो एनर्जी स्प्रेड को के बारे में बताती है। लो एंट्रोपी का मतलब है एनर्जी जो है वो कंसंट्रेटेड है, और हाई एंट्रोपी का मतलब है एनर्जी जो है वो स्प्रेड आउट है। हाई एंट्रोपी जो है वो स्टैटिस्टिकली मोर लाइकली होती है और एनर्जी जो है वो स्प्रेड आउट करने की कोशिश करती है अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिले। अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा तो उसके पास मैक्सिमम एंट्रोपी होगी, और एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स जो है वो ऑलवेज इंक्रीज कर रही है। अब ये जो जितनी भी स्टेटमेंट हैं इन सारी स्टेटमेंट का आंसर जो है वो पहली स्टेटमेंट के अंदर है। पहली स्टेटमेंट हमें क्या बताती है? जब लार्ज नंबर ऑफ एटम्स को हम डील करते हैं तो जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है ना, उस सिस्टम उस डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है। ये हमने मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट के कॉन्सेप्ट से लिया था, ठीक है। तो जब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली डिस्ट्रीब्यूशन में सिस्टम जा रहा है तो जितने भी फिजिकल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं एक्चुअल में वो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं। और मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद अगर हम ये लें तो वो हाई प्रोबेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं। अगर हम हाई प्रोबेबिलिटी को देखते हैं तो हम देखते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसकी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स भी ज़्यादा हैं। तो सिस्टम जो है वो हायर नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स की तरफ जा रहे होते हैं। अगर एनर्जी ऐसी डायरेक्शन में जा रही है जहां पर उसके पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बहुत ज़्यादा हैं तो एनर्जी को बहुत ज़्यादा रूम अवेलेबल है, और एनर्जी जो है वो स्प्रेड कर सकती है एक लार्ज रूम के ऊपर, एक लार्ज एरिया के। अगर इसे आप डायमेंशन के रिस्पेक्ट से कंसेप्ट को देखें तो उसको एक लार्ज एरिया अवेलेबल है, एक लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स अवेलेबल हैं जिसमें एनर्जी जा सकती है। तो हमेशा एनर्जी जो है वो उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पे उसको मोर रूम अवेलेबल होगा। मोर रूम तब अवेलेबल होगा जब उस डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, और जब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से हम डील कर रहे होते हैं तो हमेशा जो उसकी मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसी की एंट्रोपी मैक्सिमम होती है, उसी की मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होती है, और सिस्टम एनर्जी हमेशा उसी की तरफ जाती है। तो एनर्जी जो है वो स्प्रेड कर रही होती है उन माइक्रो स्टेट्स के अंदर। एनर्जी प्रेफर करती है स्प्रेड करना, यानी कंसंट्रेट होना वो प्रेफर नहीं करती है। अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो उसको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कम मिलेंगी, तो उसको कंसंट्रेट होना पड़ेगा, कम स्पेस में जाना पड़ेगा, तो उसको डिसलाइक करती है एनर्जी। नेचुरली एनर्जी जो है वो हमेशा स्प्रेड आउट करना चाहती है, वो हाई माइक्रोस्टेट्स के अंदर जाना चाहती है। तो ये मतलब है यहाँ पे एनर्जी के स्प्रेड आउट करने का। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होंगे? जहाँ पर एंट्रोपी मैक्सिमम होगी, यानी एनर्जी जो है वो मैक्सिमम स्प्रेड आउट होगी, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ज़्यादा होंगी, मल्टीप्लिसिटी जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ की पे एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंट्रोपी। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, एंट्रोपी ज़्यादा।
मल्टीप्लिसिटी से भी प्रोपोर्शनल है, मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा एंट्रोपी भी ज़्यादा, और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट से भी प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अगर मल्टीप्लिसिटी के प्रोपोर्शनल है तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ज़्यादा, एंट्रोपी भी ज़्यादा। और इसी तरह अगर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ज़्यादा होंगे, एंट्रोपी ज़्यादा होगी, तो एनर्जी तो ज़्यादा माइक्रोस्टेट की तरफ जाना चाहती है। तो एनर्जी किसकी तरफ जा रही है? एनर्जी हायर एंट्रोपी की तरफ जा रही है। तो अगर हम इसको सादा लफ्ज़ों में बयान करना चाहें तो हम कह सकते हैं जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो हमेशा हाई एंट्रोपी की तरफ, यानी उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी मैक्सिमम होगी। तो बर्फ़ अगर पिघलती है और वो जब लिक्विड स्टेट में आती है तो उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाती है, इसलिए वो पिघलती है। अगर एक टायर डीफ्लेट होता है, उसमें से एयर लीक आउट होती है, तो उसे ज़्यादा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स मिल रही होती हैं, उसको ज़्यादा स्पेस मिल रही होती हैं, तो वो एनर्जी जो है वो स्प्रेड आउट होने की कोशिश करती है। तो हमेशा टायर्स की ट्यूब से हवा बाहर निकलती है, बाहर की हवा कभी टायर ट्यूब में नहीं जाए। इसी तरह चाय का कप हमेशा ठंडा होगा, यानी उससे जो है एनर्जी वो एनवायरनमेंट में जाएगी, एनवायरनमेंट से एनर्जी लेके वो कभी गर्म खुद ब खुद पड़ा पड़ा गर्म नहीं हो जाए या पहले से ज़्यादा गर्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये है एंट्रोपी। तो सारे फिजिकल प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस इसलिए हैं कि वो हाई एंट्रोपी की डायरेक्शन में ही हो सकते हैं, लो एंट्रोपी की डायरेक्शन में नहीं हो सकते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो ये कह रहा है कि साइक्लिक प्रोसेस जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। जबकि यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि सिस्टम उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में उसको मैक्सिमम एंट्रोपी है। तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग इसलिए 100% एफिशिएंसी नहीं है कि वो जहाँ पर जा रहा है वहाँ पे एनर्जी स्प्रेड हो रही है, वो मैक्सिमम एंट्रोपी की तरफ जा रहा है, तो रिवर्सिबल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी जो एंट्रोपी जो है वो कम होगी रिवर्सिबल डायरेक्शन में। तो हम इस वजह से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एंट्रोपी की टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इन यूनिवर्स की एंट्रोपी, हम कोई भी फिजिकल प्रोसेसेस अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं या हम कोई फिजिकल प्रोसेसेस कर रहे हैं, तो उनमें से बहुत कम ऐसा हो रहा है जहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज करती है, हर में एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, यानी एनर्जी जो है वो स्प्रेड कर रही है, एनर्जी को मोर रूम अवेलेबल है। इसी वजह से जो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स है वो हमेशा बढ़ रही है, वो कम नहीं हो रही है। अब यहाँ से हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को रीडिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। हम कह सकते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इस तरह: इफ अ सिस्टम इज अवे फ्रॉम थर्मल इक्विलिब्रियम इट विल मूव टुवर्ड्स अ कंडीशन ऑफ मैक्सिमाइजिंग एंट्रोपी। हम इसको इस तरह से भी रीडिस्क्राइब कर सकते हैं: एवरी क्लोज सिस्टम ऑलवेज सक्सीड इन मैक्सिमाइजिंग एंट्रोपी। तो उम्मीद है आपको एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एंट्रोपी इज द मोस्ट लीस्ट अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। तो एंट्रोपी जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जो फिज़िकल प्रोसेसेस हैं वो एक डायरेक्शन में इसलिए होते हैं कि वो हमेशा उस डायरेक्शन में होंगे जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी मैक्सिमम हो रही है। जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी कम हो रही होगी उस डायरेक्शन में वो नहीं होते। इसीलिए जितने भी फिज़िकल प्रोसेसेस हैं ये वन डायरेक्शनल हैं, और एंट्रोपी जहाँ पर बढ़ रही है उसी डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो इसका मतलब है टाइम जिस तरह एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर्सिबल पॉसिबल नहीं है, तो एंट्रोपी भी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, यानी वो बढ़ रही है। तो एंट्रोपी इज़ अ टाइम एरो। और जितने भी स्पॉन्टेनियस फिजिकल प्रोसेसेस हैं वो हमेशा हायर एंट्रोपी की तरफ ही वकू पजीर होंगे, इसलिए वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होंगे और उनका रिवर्सिबल जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब बॉल को किसी हाइट से ड्रॉप करें
तो वो हमेशा फ्लोर पे बाउंस होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई फ्लोर के ऊपर पड़ी हुई बाल खुद ब खुद किसी हाइट पर चली जाए बाउंस होने के बाद। उम्मीद है एंट्रोपी आपको समझ आ चुकी होगी।